हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS-12 इंस्टीट्यूट में। आज का जो क्लास होने वाला क्लास 12 बायोलॉजी का जो है यानी वन लाइनर वाला क्लास होने वाला है, जिसमें आप लोग का जो है VBA सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कवर होने वाला है। तो आप लोग जो है जो भी स्टूडेंट 2024 में फाइनल बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो आप लोग जो है नोटबुक लेकर के जरूर बैठिएगा दोस्तों, नोट करते चलिएगा। बहुत बच्चे जो है सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कर रहे थे, यानी कमेंट में बता रहे थे कि सर सब्जेक्टिव लाइए, लेकिन आप लोग के लिए जो है फुल NCERT लाइन बाय लाइन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लाया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से कवर करते चलिएगा और कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा और क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग का जो NCERT से एक भी क्वेश्चन जो है यानी बाहर नहीं गया है। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वन लाइनर के रूप में लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अगर चैनल में न्यू आया और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लिए ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। और हाँ, जो भी स्टूडेंट अगर ये सब इस क्लास को यानी 16 चैप्टर जो बायोलॉजी है, अगर 16 चैप्टर अगर ऐसे ही अगर कर लिया तो उसका गारंटी है, अगर प्रैक्टिकल में उसको अच्छा मार्क्स मिल गया तो उसका गारंटी है 99 मार्क्स लेके आएगा, क्योंकि वन वन लाइनर और लाइन बाय लाइन क्वेश्चन है। आप लोग NCERT उठा करके देख लीजिए और आज का क्लास देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को कैसा लगेगा कि एक भी क्वेश्चन छूटा हुआ नहीं है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं यानी हम लोग का जो है क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जीवों में जनन आज करने वाले हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोग का ना बहुत सारा इंग्लिश में भी आएगा और हिंदी में भी आएगा, तो इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, समझ जाएंगे आप लोग, जिससे आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा और सब्जेक्टिव भी। तो सबसे पहले आप लोग देखिए इंग्लिश में कि देखिए NCERT का सबसे पहला लाइन है जीवन अवधि। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ स्पेन। ठीक है, तो जीवन अवधि किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा कि जीवन अवधि जो है जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल को ही हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। याद रखना है कि जीवन अवधि यानी लाइफ स्पेन हम लोग किसे कहते हैं, तो जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल। प्राकृतिक मृत्यु क्या कि यानी नेचुरल डेथ। ठीक है दोस्तों, ये नहीं कि आपका एक्सीडेंट होकर के डेथ हो गया तो ये आपका प्राकृतिक मृत्यु हुआ, ये नहीं, ये जो है आपका कृत्रिम मृत्यु होगा। ठीक है, यानी ये जो है आपका यहीं पर हुआ। लेकिन प्राकृतिक मृत्यु क्या होता है कि नेचुरल डेथ, जो अल्लाह भगवान के द्वारा जो डेथ होता है उसी का ही हम लोग प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। और प्राकृतिक मृत्यु देखिए कि यानी जो जीवन अवधि होती है ना, उसी में आता है कि जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल जीवन अवधि कहलाता है। और अभी जो है यानी प्राकृतिक मृत्यु जो होती है, लगभग उनका जो ईयर्स होता है, मैक्सिमम ईयर्स अगर अभी होता है ना मनुष्य का, तो वो 60 वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, पहले के ज़माने में 100 वर्ष होती थी, अब जो है हम लोग का 60 वर्ष ही होती है। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो आप लोग को ये नोट कर लेना है कि जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल जीवन अवधि कहलाता है। पूछा गया क्वेश्चन है, VBA क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं जीवन अवधि जो है उनका जो यानी जो भाग होता है, प्रकार होता है, तो वो किस किस अवस्था में होता है। देखिए सबसे पहला जो होता है किशोरावस्था की प्रावस्था, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जुवेनाइल फेज। ठीक है, जो जंतुओं में होती है, एनिमल में होती है। ठीक है, और जो प्लांट में होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कायिक अवस्था बोलते हैं। ये भी लिख देना है, नोट कर लेना है दोस्तों कि किशोरा अवस्था जो होती है वो आपका एनिमल में होती है और कायिक अवस्था जो होती है वो आपका प्लांट में होती है। ठीक है, और इंग्लिश में जिसे हम लोग वेजिटेटिव फेज फेज बोलते हैं, वो जो है आपका कायिक अवस्था होती है जो प्लांट में होती है, किशोरावस्था की प्रावस्था जुवेनाइल फेज जो एनिमल में होती है। इससे क्या होता है, तो इससे आपका ग्रोथ होता है, यानी ग्रोथ होता है, यानी आगे जो है रिप्रोड्यूस के लिए तैयार होता है, रेडी टू रिप्रोड्यूस। ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था कायिक अवस्था समझ में आ गया, तो वो क्या होता है, यानी रिप्रोड्यूस के लिए तैयार होता है। याद रखना है, यानी जनन के लिए जो है ये तैयार होता है किशोरावस्था। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा दूसरा उसका प्रकार क्या है, जनन प्रावस्था, जिसको रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। यानी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवली रिप्रोड्यूस, यानी जनन प्रावस्था जो होती है वो आपका क्या होती है, रिप्रोडक्टिव फेज बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये जो जनन प्रावस्था होती है वो आपका क्या होती है, तो नोट कर लेना है, वो जो है एक्टिवली रिप्रोड्यूस, यानी रिप्रोड्यूस के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार हो जाता है, यानी जनन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाना जनन प्रावस्था कहलाता है। नोट कर लेना है दोस्तों, क्या जनन प्रावस्था किसे कहते हैं, तो याद रखना है कि जनन के लिए पूरी तरह यानी एक्टिवली रिप्रोड्यूस हो जाना, उसे ही हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, तीसरा तीसरा नंबर में क्या है कि आयु वृद्धि, यानी आयु वृद्धि क्या होता है, एजिंग। एजिंग क्या होता है, आयु वृद्धि, यानी जो एज होती है, एज में वृद्धि जो होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयु वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जीर्णता या बुढ़ापा। देखिए, यानी जब जनन प्रावस्था हो जाती है, जनन प्रावस्था के बाद आयु वृद्धि, यानी आयु जो है एज बढ़ते जाती है, उसके बाद एज बढ़ने के बाद क्या आता है, वो जीर्णता या बुढ़ापा ही आएगा ना। यानी बुढ़ापा में भी देखिए, अभी अगर आप 18 वर्ष के हैं तो धीरे धीरे जो है, यानी एजिंग के तरफ जाइएगा, आयु वृद्धि होते जाएगा तो आप किस में आइएगा, बुढ़ापा में आइएगा। ठीक है दोस्तों, तो वही यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीर्णता या बुढ़ापा बोलते हैं। तो और पांचवा में आपका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपका क्या हो जाता है, कायिक प्रावस्था हो जाता है, किशोर अवस्था हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जनन के लिए तैयार होते हैं, फिर उसके बाद जो है आयु वृद्धि होती है, फिर बुढ़ापा में आते हैं, फिर उसके बाद डेथ हो जाती है। ठीक है, आप लोग को ये नोट कर लेना है अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सबसे पहला आपका क्या है, जनन। देखिए, जनन रिप्रोडक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो आप लोग को ये नोट कर लेना है, वीबीआई है कि जनन किसे कहते हैं। तो जनन जो है, अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लेना है आप लोग को कि अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाता है। अपने समान मतलब क्या, कि देखिए गाय जो होती है, गाय को ही जन्म देती है, और मनुष्य जो होती है वो आपका मनुष्य को ही जन्म देती है। ठीक है, जो बिल्ली होती है, बिल्ली बिल्ली को ही जन्म देती है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। ठीक है, ये नहीं कि बिल्ली होकर के वो गाय का बच्चा को जन्म दे सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वही जो है जनन का किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, तो अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाता है। तो याद रहेगा, नोट कर लेना है दोस्तों। तो अब चलते हैं, जनन जो है दो प्रकार के होते हैं, लिख लेना है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो में पहला क्या है, पहला है आपका अलैंगिक जनन, जिसे हम लोग इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और दूसरा आपका क्या है, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रहेगा, जनन किसे कहते हैं, अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाता है। और उनके प्रकार कितने होते हैं, दो प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। पूछा गया क्वेश्चन है, जनन कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। क्या क्या होते हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। कभी कभी 5 मार्क्स में पूछ देते हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन किसे कहते हैं, या फिर उनमें अंतर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो वो देखिए, अभी हम लोग चलते हैं। तो अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन देख लिए, तो सबसे पहले अब हम लोग चलते हैं अलैंगिक जनन की तरफ। देखिए, अलैंगिक जनन में आ गए, तो अलैंगिक जनन सबसे पहले देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, तो आप लोग को देखिए नोट कर लेना है, नोट कर लेना है दोस्तों, क्या कि अलैंगिक जनन वह है जो एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उसे ही अलैंगिक जनन कहते हैं। नोट कर लेना है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं कि अलैंगिक जनन जो है किसे कहते हैं, तो एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। और अलैंगिक जनन जो है वो सिंगल सिंगल पेरेंट होता है, मतलब ये कि एकल एकल संतति उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, क्या करता है, ये एकल संतति उत्पन्न करता है, मतलब ये कि ये जो है ना, सिंगल पेरेंट है, अकेले ही जो है वो अपना संतति उत्पन्न कर सकता है, जनन कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है आपका युग्मक नहीं बनता, अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनता, ये भी लिख लेना है पॉइंट दे करके कि अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अलैंगिक जनन का अंतर बता रहे हैं। देखिए, अलैंगिक जनन एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, और सिंगल पेरेंट होता है, उसमें युग्मक नहीं बनता। फिर उसके बाद क्या है कि संतति जनक के समान होती है। जो संतति होती है ना, यानी पेरेंट जो होती है, बच्चे जो होते हैं, वो जनक के समान होती है। ठीक है दोस्तों, जनक क्या, कि देखिए अगर जनक ऐसे है तो उनके जो संतति होगी अलैंगिक जनन की, तो वैसे ही होगी, सेम होगी। ठीक है, याद रखना है। तो संतति जनक के समान होती है, और लैंगिक जनन में जो है ना, संतति जनक के समान नहीं होती है। और इसमें जो है आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कि किसका जो है संतति जनक के समान होती है। ऑप्शन दे देते हैं, लैंगिक, अलैंगिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को याद रखना है, संतति जनक के समान होती है तो वो आपका अलैंगिक जनन के। और ये जो है कलोन होती है, कलोन मतलब क्या होता है, कलोन भी पूछा गया क्वेश्चन है कि कलोन हम लोग किसे कहते हैं, तो कलोन उसे कहते हैं जो आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान हो। ठीक है दोस्तों, आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से दोनों से समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं,
कलोन कहते हैं। और अलैंगिक जनन जो होती है वो क्या होती है, कलोन होती है, मतलब आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप से समान होती है। याद रखना है, नोट करते चलना है दोस्तों। अगर नोट नहीं करना है तो आप लोग जो है जरूर ये यानी पीडीएफ ले लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। पीडीएफ जो है आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, लैंगिक जनन में जो है और भी होते हैं, जैसे द्विखंडन हुआ, मुकुलन हुआ, कोनिडिया हुआ, जेम्यूल हुआ, ये सब में जो है आपका क्या बनता है। तो सबसे पहले देखिए, द्विखंडन मतलब बाइनरी फिजन इंग्लिश में बोला जाता है। तो द्विखंडन जो होता है वो आपका अमीबा तथा पैरामेशियम में होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इनमें से किस में द्विखंडन होता है, तो वो आपका अमीबा तथा पैरामेशियम में होता है। याद रखना है। मुकुलन यानी मतलब बडिंग, बडिंग जो होता है वो किस में होता है, तो ईस्ट और हाइड्रा में होता है। ये भी याद रखना है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जो है आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बन जाता है कि द्विखंडन जो होता है बाइनरी फिजन अमीबा तथा पैरामेशियम में होता है। या फिर पूछ दे कि द्विखंडन की दो परिभाषा दें, तो आप लोग को लिख देना है अमीबा तथा पैरामेशियम। मुकुलन का पूछे तो ईस्ट और हाइड्रा। कोनिडिया, कोनिडिया किस में बनता है, तो वो पेनिसिलियम मतलब फंजाई में बनती है। कोनिडिया किस में बनती है, पेनिसिलियम में। नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जेम्यूल्स मतलब जेम्यूल्स किस में बनती है, तो स्पॉन्ज में बनती है, याद रखना है। और पुनरुद्भवन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन किस में बनती है, तो फ्रेगमेंटेशन जो बनती है वो आपका हाइड्रा में बनती है। याद रहेगा। तो फिर से देख लीजिए, द्विखंडन किस में होता है, तो द्विखंडन अमीबा पैरामेशियम। मुकुलन किस में होता है, ईस्ट और हाइड्रा में। कोनिडिया किस में होता है, तो पेनिसिलियम और फंजाई में होता है। और जेम्यूल्स किस में होता है, तो स्पंज में होता है। और पुनरुद्भवन किस में होता है, तो वो हाइड्रा में होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपका, इधर देखिए। सबसे पहले अमीबा के बारे में हम लोग जानते हैं। अमीबा में क्या होता है, तो अमीबा में जो है पोटी भवन और बीजाणु जनन दोनों होता है, ठीक है दोस्तों। अमीबा में क्या होता है, इंसाइस्टेशन एंड स्पोरुलेशन दोनों होता है। तो चलिए हम लोग अच्छे से समझते हैं पोटी भवन और बीजाणु जनन क्या होता है। तो देखिए, पहले यहाँ फिगर में हम लोग समझते हैं कि मैं सबसे पहले देखिए, ये रहा आपका अमीबा, ठीक है। क्या रहा, अमीबा। अमीबा में जब हम लोग अनफेवरेबल कंडीशन मतलब विषम परिस्थिति लाएंगे, तो उसमें आपका ना क्या हो जाता है कि 3 लेयर बन जाता है, ठीक है दोस्तों। अमीबा में जब विषम परिस्थिति होती है तो उसमें 3 लेयर बन जाती है। देखिए, ये जो ब्लू कलर में है आपका, ये 3 लेयर बना है। 3 लेयर में से एक लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी पुटी बोलते हैं, यानी परत। देखिए, 3 परत यहाँ बना है, एक परत को हम लोग पुटी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और अमीबा के ऊपर जो तीनों परत बना है, तीनों परत को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पुटी भवन बोलते हैं। तो अगर आप लोग को पूछ दे कि अमीबा सॉरी पुटी भवन किसे कहते हैं, तो पुटी भवन आप लोग को लिख देना है कि अमीबा के ऊपर विषम परिस्थिति होने के बाद अमीबा में 3 परत बन जाती है। तो 3 परत के जो है समूह को हम लोग पुटी भवन कहते हैं। और पुटी अगर पूछे कि पुटी क्या होता है, तो पुटी जो होता है वो एक परत को बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। याद रहेगा। तो अणु को विषम परिस्थिति होने के बाद क्या हो जाता है, पुटी यानी एक लेयर बनता है जिसको हम लोग पुटी कहते हैं। 3 लेयर मिल करके अगर अमीबा को यानी घेर लेता है, ग्राउंड कर लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पुटी भवन। याद रहेगा। अब ये तीनों जो है यानी पुटी से घिरा हुआ, तीन यानी पुटी भवन से घिरा हुआ है, उसके बाद उसमें फेवरेबल कंडीशन कर देते हैं, अनुकूल परिस्थिति कर देते हैं, मतलब सम परिस्थिति कर देते हैं। जिससे आपका क्या होता है, अमीबा जो है वो 4 भागों में टूट कर यानी वो जो है 3 लेयर जो है, ये देखिए यानी 4 भागों में अमीबा बांट चुका है, ठीक है। बटा है। बटने के बाद जो एक एक अमीबा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बीजाणु अमीबा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो 4 जो अमीबा बन गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन मतलब बहुखंडन बोलते हैं। यानी अनुकूल परिस्थिति लाने पर, यानी पोटी भवन में अनुकूल परिस्थिति सम परिस्थिति लाने पर जो है यानी अमीबा 4 भागों में बट जाती है, जिसे हम लोग बहुखंडन कहते हैं। या फिर अमीबा जो है 4 भागों में खंडित हो जाती है, जिसे हम लोग बहुखंडित कहते हैं। याद रहेगा। नोट कर लेना है कि अगर पूछ दे कि पुटी भवन किसे कहते हैं, तो पुटी भवन यानी अमीबा के ऊपर विषम परिस्थिति होने पर अमीबा के ऊपर जो है 3 परत जम जाती है, उसमें से एक परत को पुटी कहते हैं और तीनों परत को मिला करके पुटी भवन कहते हैं। अब पूछ दे कि बीजाणु जो है यानी सॉरी
आप लोग को पूछ दें कि बहुखंडन किसे कहते हैं, तो आप लोग को लिखना है कि अमीबा के यानी अमीबा मतलब पोटी भवन जो है अनुकूल परिस्थिति सम परिस्थिति होकर के 4 भागों में खंडित हो जाती है, जो कि वो कहलाता है आपका बहुखंडन। और एक भाग जो है अमीबा यानी खंडित होकर के उनमें से एक भाग को जो है आपका बहु बीजाणु अमीबा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। अब जो है यानी इसमें जो है आपका क्या हो जाता है कि बीजाणु जनन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बीजाणु जनन होने के बाद क्या होता है कि बीजाणु जो ये है यानी अमीबा है, वो जो है आपका क्या हो जाता है 4 भागों में टूट जाता है, जिसे हम लोग बीजाणु जनन कहते हैं। याद रहेगा, नोट करते चलना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है। सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्या है आपका पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा मतलब ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, तो ब्रायोफिल्म के बारे में समझ लीजिए कि ब्रायोफिल्म होता क्या है। तो देखिए, पत्तियों में कटे किनारों से अपस्थानिक कलियां उत्पन्न होने की प्रक्रिया यानी पत्थर चट्टा होती है। देखिए, ये रहा आपका पत्ती। ठीक है दोस्तों, ये आपकी पत्ती हुआ। ठीक है, पत्तियां ऐसे होती है। उसके ऊपर जो अपस्थानिक कलियां, देखिए यानी इधर जो है इधर 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 आपका अपस्थानिक कलिया में जो है आपका बीज हो जाता है। तो इसी के जो है कटे किनारों से अपस्थानिक कलियां जो उत्पन्न होती है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पत्थर चट्टा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। तो इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडवेंटिटस बर्ड्स फ्रॉम लीव्स। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है, पत्तियों में कटे किनारों से अपस्थानिक कलियां उत्पन्न होने की प्रक्रिया पत्थर चट्टा कहलाता है। और ब्रायोफिल्म के बारे में क्वेश्चन भी आते हैं ऑब्जेक्टिव में कि पत्तियों में कटे किनारों से अपस्थानिक कलियां किसकी उत्पन्न होती है, तो वो आपको ब्रायोफिल्म की होती है। याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग का यहाँ से आपका क्या कंप्लीट हो गया, हम लोग का देखिए यहाँ पर आपका जो है कंप्लीट हो गया क्या, यानी अलैंगिक जनन कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग लैंगिक जनन कंप्लीट कर लेते हैं। चलो हम लोग लैंगिक जनन में चलते हैं। यानी जनन के 2 प्रकार थे। ठीक है, एक अलैंगिक जनन, एक लैंगिक जनन। तो हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में अच्छे से समझ लिए कि उसमें जो है एकल संतति उत्पन्न होती है। एकल संतति से जो है अपना नया संतान की उत्पत्ति करती है, जिसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। अब हम लोग लैंगिक जनन के बारे में समझते हैं। लैंगिक जनन क्या होता है, इसमें 2 जनक जो है भाग लेते हैं, यानी 2 संतति भाग लेकर के जो है यानी जनन उत्पन्न करती है। ठीक है दोस्तों, जनक उत्पन्न करती है। तो हम लोग चलते हैं 2 संतति क्या क्या होती है। तो देखिए, ये होता है आपका द्विजनक, मतलब बाईपेरेंटियल होती है। बाईपेरेंटियल मतलब क्या होता है, द्विजनक। द्विजनक में सबसे पहले होती है मेल और फीमेल। ठीक है दोस्तों, मेल और फीमेल दोनों मिलकर के आपका संतति उत्पन्न करती है, जिसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। और द्विजनक में आपका क्या करता है, युग्मक जनन। देखिए, मेल और फीमेल में जो है युग्मक जनन होगा, तो मेल जो है, मेल का अगर युग्मक जनन होगा तो वो क्या करेगा, नर युग्मक करेगा। ठीक है, यानी मेल गेमिट्स होगा। और फीमेल में क्या होगा, तो फीमेल गेमिट होगा, मादा युग्मक होगा। अगर मेल में हम लोग युग्मक जनन करेंगे तो क्या कहलाएगा, नर युग्मक कहलाएगा। और फीमेल में युग्मक जनन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, मादा युग्मक कहलाएगा। नोट करते चलना है दोस्तों। देखिए, अब फिर नर युग्मक यानी नर गेमिट्स, मेल गेमिट्स और फीमेल गेमिट्स, तो दोनों का अगर युग्मक का मिलन करेंगे, नर और मादा युग्मक दोनों अगर हम लोग एक साथ मिलाएंगे, तो उससे आपका क्या उत्पन्न होता है, युग्मनज उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन करके क्या बनाता है, तो वो आपका युग्मनज बनाता है। क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है, विविधता होगी और अनुकूलन होगी। विविधता मतलब क्या होती है यहाँ पर कि देखो, जो लैंगिक जनन में बच्चे पैदा होते हैं ना, तो वो जो है समान नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल में आप लोग को बता दें कि जो मान के चले फादर होती है, तो क्या फादर के जैसा उनके बेटा हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। कभी देखें, या फिर मान के चलिए कोई भी बच्चे जो है वो अपने अब्बा के जैसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, कैसे, देखिए अगर उनके उनके अब्बू अगर मान के चलिए कहीं जाने से रोक देंगे, यानी मान के चलिए उनके अब्बू जो है नशा करते हैं, ठीक है, माना कि, तो और उनका बेटा नहीं करते हैं, यानी उनका बेटा नहीं करते हैं, तो क्या वो दोनों समान हुए,
नहीं, लैंगिक जनन यही बोलते हैं कि उसमें वेरिएशन होती है, मतलब विविधता होगी और अनुकूलन होगी। अनुकूलन मतलब ये कि उनका जो है चेहरा एक जैसा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपका क्या है, यहाँ लैंगिक जनन अच्छे से समझ लिए। लैंगिक जनन में आपका क्या होता है, फिर से समझा देते हैं कि इसमें जो है दो जनक भाग लेते हैं। सबसे पहले मेल और फीमेल दोनों मिलकर के युग्मक का निर्माण करती है, और युग्मक यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण करती है, और नर युग्मक और मादा युग्मक में दोनों का मिलन होता है, जिससे हम लोग युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें विविधता होती है और अनुकूलन होती है। ठीक है, याद रखना है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, इधर से देखते हैं। इधर आपका क्या है, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ यानी टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल क्या होता है, यानी वाटर हाइसिंथ जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जलकुंभी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलकुंभी। जलकुंभी क्या है, वो टेरर ऑफ बंगाल है, मतलब बंगाल का आतंक है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, तो बंगाल का आतंक जो कहा जाता है वो आपका वाटर हाइसिंथ ही, मतलब जलकुंभी को कहा जाता है। अब उनके बारे में कुछ एग्जाम्पल है, देखिए कि ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करता है। यानी वाटर हाइसिंथ जलकुंभी जो होता है वो ठहरे हुए जल में जो है ना सर्वाधिक वृद्धि करता है, यानी ग्रोथ करता है। ठीक है दोस्तों, अगर ठहरा हुआ जल मतलब कि तालाब होते हैं ना, तालाब में यानी ठहरा हुआ पानी होता है, तो उसमें जो है ना अधिक से अधिक वृद्धि करता है जलकुंभी, और ये जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है। ठीक है, यानी जो पानी होती है, पानी में क्या होती है कि ऑक्सीजन खींच लेता है, जिससे कि यानी वहाँ पर जो है आपके जितने भी जैसे मछली होते हैं, यानी जो पानी में रहने वाले होते हैं यानी जीव, तो उसको जो है क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन खींच करके उनको मार देते हैं। ठीक है, यानी वाटर हाइसिंथ के बारे में आप लोग को समझ में आ गया। अगर पूछ दे कि इनमें से कौन ठहरे हुए जल में ऑक्सीजन खींच लेता है, तो वो आपका जलकुंभी कर लेता है। और ठहरे जल में सर्वाधिक इनमें से कौन करता है, जलकुंभी करता है। और जल से ऑक्सीजन कौन खींच लेता है, जलकुंभी खींच लेता है। याद रखना है, बहुत VBA क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि नर तथा मादा संरचनाएं, यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप लोग को बता दें कि नर और मादा जनन संरचनाएं जो होती है वो एक ही पादप पर हो। नर और मादा संरचनाएं अगर एक ही पादप पर हो तो वो आपका द्विलिंगी कहलाता है, और अलग अलग पादप पर हो तो वो आपका एकलिंगी कहलाता है। नोट कर लीजिएगा। नोट कैसे कीजिएगा कि नर और मादा जनन संरचनाएं अगर एक ही पादप पर हो तो वो द्विलिंगी कहलाता है। अगर सब्जेक्टिव में पूछ दे कि द्विलिंगी किसे कहते हैं, तो आप लोग को याद रखना है नर तथा मादा युग्मक, मादा जनन संरचनाएं अगर एक ही पादप पर हो तो वो द्विलिंगी कहलाता है। और यहीं पर पूछ दे कि एकलिंगी किसे कहते हैं, तो याद रखना है कि नर और मादा जनन संरचनाएं अगर अलग अलग पादपों पर हो तो वो आपका एकलिंगी कहलाता है। याद रहेगा दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पर फंजाई। ठीक है, फंजाई के बारे में हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद जो है पार्ट 2 में हम लोग यानी कंप्लीट कर लेंगे पूरा चैप्टर, यानी एक चैप्टर को हम लोग 2 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फंजाई के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। फंजाई जो होती है अगर वो उभय लिंगाश्रायी हो, यानी बाइसेक्सुअल हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, समथैलेसी कहलाता है, होमोथैलिक कहलाता है। अगर आप लोग को पूछ दे कि समथैलेसी किसे कहते हैं, तो याद रखना है कि फंजाई अगर उभय लिंगाश्रायी बाइसेक्सुअल हो तो उन प्रक्रिया को समथैलेसी कहते हैं। और फंजाई जो है अगर एक लिंगाश्रायी हो, यूनिसेक्सुअल हो, तो विषम थैलेसी हेट्रोथेलिक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, नोट कर लेना है जो याद नहीं रहेगा। और जो भी स्टूडेंट अगर PDF अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग जरूर टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, और नोट करके जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए फिर से बता देते हैं, यहाँ से देखिए क्या क्या नोट करना है। जीवन अवधि, जीवों के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल क्या कहलाता है, जीवन अवधि कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं जीवन यानी जीवन अवधि किस किस अवस्था में होता है। देखिए सबसे पहले किशोरावस्था की प्रावस्था जो एनिमल में होती है। ठीक है, और कायिक अवस्था जो होती है वो आपका प्लांट में होती है, और वो क्या करती है, ग्रोथ करती है, यानी रेडी टू रिप्रोड्यूस होती है। देखिए ग्रोथ करती है और रेडी टू रिप्रोड्यूस यानी रिप्रोड्यूस के लिए तैयार होती है। दूसरा देखिए, दूसरा आपका क्या है,
जनन प्रावस्था है, रिप्रोडक्टिव फेज है, एक्टिवली रिप्रोड्यूस होती है। ठीक है दोस्तों, यानी वो क्या, जनन प्रावस्था क्या होती है कि वो जो है ना एक्टिवली रिप्रोड्यूस के लिए तैयार हो जाता है, और आयु वृद्धि यानी एजिंग जिसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आयु में वृद्धि हो जाती है, उसके बाद फिर बुढ़ापा आ जाता है। ठीक है, उसके बाद डेथ आ जाता है। ठीक है, डेथ यानी डेथ हो जाना, यही जो है आपका क्या कहलाता है, जीवों से जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु काल को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। अब जनन के बारे में देखें, जनन क्या होता है, तो अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। और जनन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, असेक्सुअल, सेक्सुअल। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग असेक्सुअल के बारे में देखते हैं। असेक्सुअल में आप लोग को बताए कि असेक्सुअल में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ठीक है, ये भी नोट कर लेना है। और इसमें जो है सिंगल पेरेंट यानी एक युग्मक भाग लेता है, और इसमें जो है युग्मक नहीं बनते हैं, गेमिट नहीं बनते हैं, ये भी नोट कर लेना है। देखिए संतति जनक के समान होती है, इसमें जो पेरेंट यानी बच्चे बनते हैं वो आइडेंटिकल टू पेरेंट मतलब पेरेंट के समान होती है, यानी ये जो है ना पिता के समान होती है। अगर पिता गोल है तो इनका बच्चा भी गोल होता है। ठीक है दोस्तों, समझाने के लिए कलोन जो होती है, कलोन क्या होती है, तो कलोन जो है आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान होती है, जिसे हम लोग कलोन कहते हैं। और कलोन किसका भाग है, तो अलैंगिक जनन का भाग है, ये भी याद रखना है। देखिए अब यहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बहुत बार कि इनमें से किसमें द्विखंडन होता है, द्विखंडन बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन जो होता है अमीबा तथा पैरामीशियम में होता है। मुकुलन बडिंग किसमें होता है, ईस्ट और हाइड्रा में होता है। कोनिडिया, कोनिडिया किसमें होता है, पेनिसिलियम फंजाई में होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है कि जेम्यूल, जेम्यूल किस में बनता है, तो जेम्यूल स्पंज में बनता है, ये भी आप लोग को अच्छे से बता दिए थे। अब पुनरुत्थ भवन फ्रेगमेंटेशन किस में बनता है, हाइड्रा में बनता है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका किसके बारे में बताए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका अमीबा, अमीबा के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। अमीबा में जो होती है पोटी भवन और बीजाणु जनन दोनों होती है। ठीक है, इंसेस्टेशन और स्पोरुलेशन दोनों होती है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अमीबा जो है, अमीबा का कैसे जो है कार्य करती है, पोटी भवन और उसमें जो है जो आपका पोटी भवन और बीजाणु जनन जो है वो कैसे काम करती है। तो सबसे पहले अमीबा, अमीबा में अगर विषम परिस्थिति हो और उसमें जो है 3 लेयर बने, तो 3 लेयर बनने की प्रक्रिया पोटी भवन कहलाता है। यानी अमीबा में जो 3 लेयर बनता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटी भवन कहते हैं, विषम परिस्थिति होने के बाद। ठीक है, और उसमें जो एक लेयर होती है, एक परत होती है, उसको हम लोग सिस्ट कहते हैं, पोटी कहते हैं। और उस जो है पोटी भवन में, उस पोटी भवन में फिर से हम लोग का सम परिस्थिति यानी अनुकूल परिस्थिति, फेवरेबल कंडीशन हो, तो वो जो है अमीबा 4 भागों में खंडित हो जाती है, जिसे हम लोग बहुखंडन कहते हैं। फिर ये लेयर टूट करके आपका 4 भागों में अमीबा टूट जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। और बीजाणु अमीबाब किसे कहते हैं, तो बीजाणु अमीबाब जो है यानी यहाँ पर खंडित होकर के एक अमीबा को बीजाणु अमीबाब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। अब यहाँ पत्थर चट्टा के बारे में देख लीजिए। पत्थर चट्टा के बारे में समझाए कि पत्तियों में कटे किनारों से अपस्थानिक कलियां उत्पन्न होती है, यानी एडवेंटेटिटस बर्ड्स फ्रॉम लिप्स, यानी पत्थर चट्टा ब्रायोफिल्म क्या होती है, तो ये जो है आपका पत्ती होती है। ठीक है, इनके ऊपर जो किनारों से अपस्थानिक कलियां उत्पन्न होने की प्रक्रिया, यही क्या कहलाता है, तो पत्थर चट्टा कहलाता है। अब लैंगिक जनन के बारे में देख लीजिए। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन देख लिए। लैंगिक जनन के बारे में देखिए कि द्विजनक बाईपेरा यानी बाई पेरेंटियल क्या होता है, तो उसमें जो है मेल और फीमेल यानी द्विजनक इसमें भाग लेता है। लैंगिक जनन में क्या लेता है, 2 भाग लेता है। तो सबसे पहले मेल और फीमेल भाग लेता है, उसमें फिर युग्मक जनन करता है। ठीक है दोस्तों, द्विजनक में युग्मक जनन क्रिया करने के बाद क्या करता है, तो उससे यानी आपका क्या, युग्मक जनन क्रिया करके नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण करती है। ठीक है, और नर युग्मक और मादा युग्मक जो है दोनों युग्मक का मिलन करके युग्मनज जायगोट का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। और आपका जो है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन में जो होती है वो आपका विविधता होती है, अनुकूलन होती है। ठीक है, इवोल्यूशन होती है, विविधता होती है, वेरिएशन होती है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ के बारे में अच्छे से बताया कि टेरर ऑफ बंगाल होती है, जलकुंभी यानी बंगाल का आतंक होती है, और ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करता है, यानी ठहरा हुआ पानी में जो है सर्वाधिक वृद्धि करता है, और ये जल से ऑक्सीजन खींच लेता है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट, इधर से देखिए, इधर आप लोग को बताएं कि नर और मादा जो जनन संरचना होती है वो क्या करती है, यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होती है, उससे आप लोग का
क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द्विलिंगी और एकलिंगी के बारे में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछे जाते हैं। नोट कर लेना है, नर और मादा जनन संरचनाएं जो है जब भी अगर एक ही पादप पर हो तो वो क्या करता है, द्विलिंगी कहलाता है, और अलग अलग पादप पर हो तो वो एकलिंगी कहलाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोग को क्या बताएं, नेक्स्ट आप लोग को फंजाई के बारे में बताएं। ठीक है दोस्तों, यही लास्ट तक हम लोग बताए, उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले। तो फंजाई देखिए, फंजाई में जब उभयलिंगाश्रयी हो और उससे जो है उभयलिंगाश्रयी मतलब बाइसेक्सुअल हो तो आपका होमोथैलिक कहलाता है, यानी समथैलेसिक कहलाता है। और फंजाई जब एकलिंगाश्रयी हो वो विषम थैलेसिक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लेना है आप लोग को अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, यानी हम लोग का जो है क्लास यहीं तक रहने वाला है, और जो भी स्टूडेंट अगर क्लास में न्यू आया और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का क्लास यहीं तक रहने वाला है। मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में। पार्ट 2 में जो है इस चैप्टर को एंड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, पार्ट 1 में लगभग हम लोग यानी हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिए, और हाफ चैप्टर जो बचा है उसको हम लोग पार्ट 2 में कंप्लीट कर देंगे। यानी एक चैप्टर को 2 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं, और नोट करते चलिएगा दोस्तों प्लीज़। और जो भी स्टूडेंट पीडीएफ लीजिएगा आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।